नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मगध के उत्कर्ष के लिए इससे पहले 3 राजवंश एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आपसे चर्चा किया है। हमने आपको मगध के उत्कर्ष में सर्वप्रथम हर्यक वंश का योगदान एवं उसके शासकों का योगदान, उसके बाद शिशुनाग वंश के शासकों का योगदान और नंद वंश के शासकों का योगदान के बारे में बताया। अभी हम लोग मौर्य वंश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मगध साम्राज्य को स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वंश के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वह मौर्य वंश जाना जाता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग समस्त भारत पर एक छत्र राज अगर कभी हुआ है तो वह मौर्य वंश के शासकों के द्वारा हुआ है। अगर खास करके हम बात करें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो यह कारनामा सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा किया गया। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार एवं मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात अगर हम करें तो वह अशोक के द्वारा किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। उस कहानियां पर नहीं जाकर के सीधे हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलेंगे, अपने विषय की ओर चलेंगे, क्योंकि इससे संबंधित कहानियां आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे। तो मैं आपको पुनः बताऊं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में विराजमान हुए। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का एक महान सेनापति था, उसे पराजित किया और वह पराजित का जो वर्ष है वह 305 ईसा पूर्व है। हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम किन विदेशियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। उसके अंतर्गत हम लोग ईरानी शासक के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनानी शासक के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी शासक के अंतर्गत ही हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तो अभी हम लोग मौर्य वंश के बारे में देख रहे हैं। जब हम लोग सिकंदर को पढ़ेंगे उस समय सारी वस्तु स्थिति आपके सामने खुल करके सामने आएगी, जिसे आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने राजगद्दी को जो संभाला है वह 322 ईसा पूर्व में, जबकि अपने महत्वपूर्ण दुश्मन को जो पराजित किया है 305 ईसा पूर्व में, वह सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है। यहाँ ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। यानी अगर आप देखेंगे तो कई इतिहासकारों के द्वारा इन्हें क्षत्रिय भी कहा गया है, तो कई इतिहासकार इन्हें निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्ति के रूप में भी बताए हैं। तो हम लोग उस पर नहीं चलते हुए सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य वंश का यह संस्थापक
जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने विशाल सेना को गठन किया, विशाल सेना को गठन किया और लगभग समस्त भारत पर एक छत्र राज किया है। प्लूटार्क, जो उस समय के विद्वान थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा है कि इसने अपनी 6 लाख सेना की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला। दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, तो यह आपको ध्यान रखने होंगे। प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहता है कि इसने अपनी 6 लाख सेना की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक उसी तरह से जस्टिन भी एक विद्वान है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं की, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था, तो यह कथन जस्टिन का है, जबकि प्लूटार्क का कथन है कि इसने अपनी 6 लाख सेना के दम पर पूरे भारत को रौंद डाला। इस ढंग से इन दो बातों को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ये 2 सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एक संधि के अनुसार उससे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हेरात, काबुल, कंधार और मकरान को प्राप्त किया। जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उन दोनों के बीच समझौता के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 क्षेत्र हेरात, काबुल, कंधार और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। केवल बात इतनी ही नहीं हुई, इसके बाद अगर बात आप जाने तो जब इसका पराजय होता है, सेल्यूकस निकेटर का पराजय होता है, तो इसने अपनी पुत्री हेलेन का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। कहीं पे कुछ और नाम से भी इनकी पुत्री का चर्चा किया गया है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन का शादी या हेलेना का शादी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने तरफ से सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप उन्होंने दिया। किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर को दिया। किसने दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। एक बार पुनः आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एक संधि के अनुसार उससे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हेरात, काबुल, कंधार और मकरान को प्राप्त किया तथा उनकी पुत्री हेलेना से शादी किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने तरफ से सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप में दिया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था। उसने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। अगर हम यह कहें, आप सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो वह सेल्यूकस निकेटर था। या दूसरा सवाल बनता है कि सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इस प्रकार की बातें या इस प्रकार का सवाल भी देखने के लिए मिलता है। या ऐसे भी आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंत में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ा। वैसी स्थिति में उन्होंने जैन धर्म
जैन धर्म को माना और जैन धर्म में दीक्षित करने का जो काम किया वह भद्रबाहु के द्वारा किया गया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्षों में मगध साम्राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा और इससे प्रभावित होकर के इससे बुरी तरह से वे प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म में उन्हें दीक्षित करने का काम जो किया वह भद्रबाहु के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता को छोड़कर जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से लिया और वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, जहां उसने संलेखन विधि से, यहाँ संलेखन विधि का मतलब होता है भूखे रहकर यानी कि उपवास करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों एक बार पुनः देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकाल पड़ने के बाद जैन धर्म को अपना लिया और वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, जहां उसने संलेखन विधि से यानी भूखे रहकर अपने प्राण को त्याग दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है। दोस्तों याद रखेंगे, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस एवं प्लूटार्क ने एंडोकोटस कहा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस एवं किसके द्वारा एंडोकोटस कहा गया है, इस प्रकार का सवाल आता है। इसलिए हमने दोनों को एक नोट बना करके दे दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे, यह सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंडोकोटस की पहचान की है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा सेंडोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है, तो वह विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। यहाँ से यह देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यही हैं जो 1784 में किए थे। पुनः एक बार ध्यान देंगे दोस्तों, विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी अर्थशास्त्र। सवाल यहाँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, अर्थ से संबंधित है या अन्य प्रकार के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं फंसना है। अर्थशास्त्र सोच करके अर्थ से नहीं समझना है। यह जो है सो सीधा सीधी राजनीति से संबंधित है। यानी हम कहें कि चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र अगर किसी चीज से संबंधित है तो वह राजनीति से संबंधित है। उसके बाद हम बताते हैं कि इस प्रकार से हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश के शासक बने। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने आपको सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में बताया था। वहाँ के शासक या हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जबकि यह मौर्य वंश के शासक बिंदुसार हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है और प्रायः दोस्त इसमें जाकर के फंस जाते हैं। यहाँ निश्चित रूप से आप क्लैरिटी रखें कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जबकि मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार हैं। आइए हम लोग बिंदुसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यह 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का राजा बना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है यहाँ से सवाल कि बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना, तो 298 ईसा पूर्व में शासक बना।
इसने अमित्र घात की उपाधि धारण की है, यानी शत्रुओं का विनाशक के रूप में यह जाने जाते हैं। यह भी सवाल कई बार पूछे गए हैं और आपसे यह सवाल पूछे भी जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसने अमित्र घात की उपाधि धारण की है? तो बिंदुसार ने अमित्र घात की उपाधि धारण की है। इसने अपने शासन काल में आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया एवं इसके दरबार में आजीवक परिवारजक रहते थे। दोस्तों, इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में आजीवक परिवारजक रहते थे? तो बिंदुसार के दरबार में आजीवक परिवारजक रहते थे, जबकि किसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। बिंदुसार ने अपने शासन काल में अपने पिता की तरह यानी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विदेशों से संबंध बनाए रखा। इसके दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपने दूत डायोनिसियस एवं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को भेजा था। दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आप देखेंगे तो इसमें से एक सवाल तो आपको देखने के लिए क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। इसके बारे में, एंटियोकस प्रथम के बारे में यहाँ से सवाल आप देख सकते हैं। एक बार पुनः ध्यान में रखेंगे कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपने दूत डायोनिसियस एवं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की थी, जिसमें से पहला सूखी अंजीर था, दूसरा शराब था एवं तीसरा दार्शनिक था। तो दोस्तों, सीरिया के शासक ने 2 चीज तो बिंदुसार को भिजवा दिए। कौन कौन सा चीज भिजवा दिया? तो सूखी अंजीर एवं शराब तो भिजवा दिया, लेकिन उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा था। वहाँ के संविधान के अनुसार लोगों का एक जगह से दूसरे जगह भेजना मनाही था, उचित नहीं था, सही नहीं था। इस बात को बताते हुए वहाँ के शासक ने दार्शनिक को तो नहीं भेजा, लेकिन सूखी अंजीर एवं शराब को भेज दिया। बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुए थे, जिसमें प्रथम बार जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वहां अशोक को भेजा गया था। जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अशोक को भेजा गया था, उस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने पहले अशोक को भेजा। उस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। बाद में जो दूसरा विद्रोह हुआ है उसे दबाने के लिए उसने सुसीम को भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई और उसके बाद 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा। यह जानकारी सिंगली ग्रंथ जो श्रीलंका में लिखा गया है महावंश से मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार इस दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर 269 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासक बना है। दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध विद्वान लामा तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत के 16 राज्यों को पराजित किया था। यह सवाल पूछा हुआ है और इस प्रकार के सवाल आपसे पुनः पूछे जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखेंगे दोस्तों, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से चर्चा किया गया है, जबकि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से परिभाषित किया गया है, सिंहसेन के नाम से बुलाया गया है। यह सिंहसेन मिलता है। यहाँ पर हमने अभी 2 मौर्य वंश के शासकों को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। दोस्तों, इसे हमने पूरी तरह से लिख दिया है। आप लोग में से कुछ दोस्तों का यह डिमांड भी था कि सर केवल बोलते चले जाते हैं, तो पुनः उसको वीडियो को बंद करके लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी समय होता है। इसलिए आप शॉर्ट में बोर्ड पर लिख दीजिएगा। तो ठीक हमने उसी तरह से बोर्ड पर लिख दिया है। आप चाहें उतारना तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और इसे बिल्कुल इसी ढंग से अपने नोट में समावित
प्रवेश कर सकते हैं। तो आप में से कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी किया था और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, तो मैंने आपके बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। आगे भी आपको इसी ढंग से सारा चीज़ मिलते चला जाएगा और आशा करते हैं कि आपको यह सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह बातें समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।